नमस्कार। हिंदी साहित्य के विशाल सागर में कुछ कृतियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और चमक उठती हैं। आज हम ऐसी ही एक कालजयी रचना पर बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद का 1931 में प्रकाशित उपन्यास गबन। बिल्कुल। गबन मतलब महज एक कहानी नहीं है ये उस दौर के भारतीय मध्य वर्ग का एक एक्सरे है, समझिए। प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से दिखाया है कि कैसे सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत आकांक्षाएं और छोटी-छोटी कमजोरियां मिलकर एक साधारण इंसान की जिंदगी में भूचाल ला सकती हैं। और इस कहानी के केंद्र में है दो किरदार, जालपा और रामनाथ। जालपा खूबसूरती और गहनों की चाहत से भरी एक नवविवाहिता, और रामनाथ एक मामूली क्लर्क जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता है, शायद अपनी हद से ज्यादा। हाँ, यहीं से कहानी की बुनियाद पड़ती है। देखिए, उस जमाने में खासकर महिलाओं के लिए आभूषण सिर्फ श्रृंगार का सामान नहीं थे। वो सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और यहां तक कि पहचान का भी प्रतीक थे। जालपा के गहनों की इच्छा, विशेषकर वो चंद्रहार की, सिर्फ एक व्यक्तिगत चाहत नहीं थी, बल्कि समाज में अपनी जगह बनाने की एक कोशिश भी थी एक तरह से। अच्छा, तो रामनाथ अपनी प्रिय पत्नी को खुश करने की धुन में अपनी आर्थिक सीमाओं को लांघ जाता है। वो अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी खर्च कर देता है, फिर उधार लेता है, सिर्फ इसलिए कि जालपा के चेहरे पर मुस्कान देख सके। लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये सिर्फ प्यार था या समाज का वो दबाव भी था जो एक पति पर पत्नी की इच्छाएं पूरी करने का बोझ डालता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। रामनाथ का किरदार जटिल है। उसमें प्रेम है, जाहिर है, लेकिन शायद थोड़ी नासमझी और हाँ, सामाजिक दबाव का असर भी दिखता है। वो जालपा को सच्चाई बताने, अपनी सीमाएं समझाने की बजाय उसकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करता है। ये प्यार का एक ऐसा रूप है जो आगे चलकर खतरनाक साबित होता है। वो जालपा के लिए कुछ गहने तो ले आता है जैसे तैसे, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। हाँ बिल्कुल। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब जालपा एक सामाजिक समारोह में एक अमीर महिला को कीमती गहनों से लदा देखती है। उस चमक दमक को देखकर उसके मन में जो थोड़ी बहुत संतुष्टि थी वो हवा हो जाती है। ईर्ष्या और ज्यादा पाने की लालसा उसे घेर लेती है। उसे लगने लगता है कि उसके पास जो है वो कुछ भी नहीं। सही कहा। यह मानव स्वभाव का एक पहलू है जिसे प्रेमचंद ने बखूबी पकड़ा है। तुलनात्मक ईर्ष्या, दूसरों को देखकर अपनी कमी का एहसास होना। और आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा, क्या कहते हैं, प्रासंगिक लगता है, जहां हम लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों की तस्वीरें देखकर अपनी स्थितियों से असंतुष्ट हो जाते हैं। जालपा के मन में उठी यही आग रामनाथ को उस रास्ते पर धकेल देती है जहां से वापसी मुश्किल थी, गबन का रास्ता। और यहाँ गबन यानी सरकारी पैसे की धोखाधड़ी। इसकी शुरुआत होती है, रामनाथ दफ्तर के कुछ पैसे निकाल लेता है ये सोचकर कि जालपा की इच्छा पूरी कर देगा और फिर चुपके से पैसे वापस रख देगा। उसका इरादा शायद शुरू में बहुत बड़ा अपराध करने का नहीं था, बिल्कुल नहीं। अक्सर बड़ी गलतियों की शुरुआत छोटी चूकों से होती है। रामनाथ का पहला गबन शायद डरते डरते एक अस्थायी समाधान के तौर पर किया गया था। उसे उम्मीद थी कि वो स्थिति संभाल लेगा, लेकिन यहीं प्रेमचंद नैतिकता की वो फिसलन भरी ढलान दिखाते हैं। जालपा की मांगें बढ़ती जाती हैं और रामनाथ एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, एक गबन को छुपाने के दूसरा गबन करने पर मजबूर हो जाता है। वो इस दलदल में धंसता चला जाता है। और फिर वो पल आता है, इसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसके दफ्तर में हिसाब किताब की जांच यानी ऑडिट की घोषणा होती है। अब रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पकड़े जाने का डर, इज्जत मिट्टी में मिलने का खौफ वो उसे घेर लेता है। हाँ, घबराहट में वो जालपा के पास जाता है और उससे वो गहने वापस मांगता है जो उसने गबन के पैसों से खरीदे थे, ताकि वो पैसे वापस दफ्तर में रख सके और अपनी इज्जत बचा सके। ये कहानी का एक निर्णायक मोड़ है, बहुत अहम। और यहाँ जालपा का जो रूप सामने आता है वो चौंकाने वाला है। वो गहने लौटाने से साफ इनकार कर देती है। ये सिर्फ जिद नहीं थी, इसके पीछे क्या क्या मनोविज्ञान रहा होगा? क्या वे गहने अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुके थे? ये बहुत गहरा बिंदु है, आपने सही पकड़ा। जालपा के लिए वे गहने अब सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं रह गए थे। वो उसकी सामाजिक पहचान, उसका स्वाभिमान, आप कह सकते हैं, उसकी आंखों में चमक का जरिया बन चुके थे। उन्हें लौटाना मतलब समाज में अपनी हैसियत को कम करना, अपनी उस पहचान को खो देना जिसे उसने इतनी शिद्दत से चाहा था। शायद अवचेतन में ये उसके लिए एक तरह की सुरक्षा का भाव भी था, भले ही वो झूठा हो।
उसका इनकार वो रामनाथ की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। अब रामनाथ पूरी तरह फंस चुका है, कोई रास्ता नहीं बचा। पहले गबन को छुपाने के लिए उसे और ज्यादा पैसों का गबन करना पड़ता है। वो अनजाने में ही अपने लिए एक ऐसा जाल बुन लेता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। कर्ज बढ़ता जाता है, मानसिक तनाव चरम पर पहुंच जाता है। और इसी उथल-पुथल के बीच उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है। आमतौर पर यह खुशी का मौका होता है, लेकिन यहाँ ये रामनाथ पर दबाव और बढ़ा देता है। क्योंकि जालपा की महत्वाकांक्षा है अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बच्चे के भविष्य, उसके लिए अच्छे कपड़े, खिलौने और शायद भविष्य में उसके लिए भी गहनों तक फैल जाती हैं। रामनाथ पर दोहरा बोझ आ पड़ता है, एक तो गबन छिपाने का और दूसरा बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों का। और आखिरकार वो होता है जो होना ही था, जिसका डर था। रामनाथ का गबन पकड़ा जाता है, सच सबके सामने आ जाता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, मुकदमा चलता है और उसे जेल हो जाती है। समाज में रही सही इज्जत खाक में मिल जाती है, एक हंसता खिलता परिवार बिखर जाता है। बिल्कुल। और यहाँ से कहानी का फोकस बदलता है। प्रेमचंद अब हमें जालपा के सफर पे ले जाते हैं। पति के जेल जाने के बाद उसे जिंदगी की वो कठोर सच्चाइयां देखनी पड़ती हैं जिनसे वो हमेशा भागती रही थी। उसे अकेलेपन, भयानक गरीबी और समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। वही समाज जिसके सामने शान दिखाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब उसे उलाहने देता है। यह जालपा के लिए एक तरह का अग्निपथ है ना? उसे अपने और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो काम करने पड़ते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इन्हीं ठोकरों से उसे धीरे धीरे एहसास होना शुरू होता है। बिल्कुल, ये एहसास अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे परिस्थितियों की मार सहते हुए आता है। उसे समझ आता है कि जिन गहनों के पीछे वो पागल थी, उनकी चमक कितनी खोखली थी, कितनी झूठी थी। उसे एहसास होता है कि असली दौलत रिश्ते हैं, इज्जत है, प्यार और सुकून भरी जिंदगी है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। ये उसके चरित्र का एक महत्वपूर्ण रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी दूसरा मौका आसानी से नहीं देती। जब तक जालपा को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, यही प्रेमचंद का यथार्थवाद है। वो कहानी का अंत कोई फिल्मी समाधान नहीं देते। रामनाथ जेल से छूट कर आता है, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन चुका होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका। जेल की यातनाएं और सामाजिक अपमान ने उसकी आत्मा को कुचल दिया होता है। जालपा भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही होती है, गरीबी और संघर्ष में जी रही होती है। दोनों की जिंदगियां जो कभी प्यार और सपनों से शुरू हुई थीं, अब एक त्रासदी बन चुकी होती हैं। तो ये थी गबन की कहानी, एक क्लर्क और उसकी पत्नी की कहानी जो इच्छाओं के भंवर में फंसकर तबाह हो गए। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें गहरे सबक छुपे हैं। निश्चित रूप से प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिए हैं जो आज भी उतने ही, बल्कि मैं कहूँगा शायद उससे भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। पहला और सबसे स्पष्ट संदेश है महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का वो बारीक फर्क। देखिए, आगे बढ़ने की इच्छा रखना गलत नहीं, लेकिन जब ये इच्छा दूसरों को देखकर अपनी सीमाओं को भूलकर बेलगाम लालच बन जाती है, तो ये विनाशकारी हो सकती है, जैसा जालपा के साथ हुआ। सही कहा। और दूसरा सबक है सामाजिक दबाव और वो दिखावे की प्रवृत्ति। जालपा का चरित्र हमें आईना दिखाता है कि कैसे हम अक्सर समाज में अपनी झूठी शान बनाने के लिए, दूसरों की बराबरी करने या उनसे बेहतर दिखने की होड़ में अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। आज के क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के युग में तो ये प्रवृत्ति और भी खतरनाक हो गई है। बिल्कुल। और तीसरा अहम बिंदु है जिम्मेदारी का। अक्सर लोग जालपा को ही पूरी तरह दोषी मान लेते हैं, लेकिन रामनाथ भी बराबर का जिम्मेदार है। उसने अपनी पत्नी की अनुचित मांगों को आंख मूंद कर पूरा किया, उसे सही गलत का आईना दिखाने की बजाय अपराध के रास्ते पर चलने दिया। प्यार का मतलब अंधा हो जाना नहीं होता। सही। वहीं जालपा ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, अपने पति की सीमाओं और मजबूरियों को अनदेखा किया। ये आपसी समझ और जिम्मेदारी की कमी उनके पतन का कारण बनी। और शायद सबसे बड़ा सबक जो दिल को छू जाता है वो ये है कि भौतिक चीजों की चमक अस्थायी होती है, क्षणिक होती है। असली दौलत इंसान के रिश्ते, आपसी विश्वास, सम्मान और मन का सुकून है। जालपा को सोने के गहनों का मोल तब समझ आया जब उसके हाथ से सब कुछ छिन गया, पति, इज्जत, घर, सब कुछ।
और इसे आज के उपभोक्तावादी समाज कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी से जोड़कर देखें तो गबन एक चेतावनी की तरह लगता है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, पड़ोसियों की जीवन शैली, ये सब मिलकर हम पर एक अदृश्य दबाव बनाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, भले ही हमें उनकी ज़रूरत ना हो या हमारी जेब इजाज़त ना दे। हम अक्सर रामनाथ की तरह ही कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार अंत दुखद होता है। ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएं। क्या हम वास्तव में अपनी ज़रूरतों के लिए जी रहे हैं या दूसरों को दिखाने के लिए? क्या हमारी खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर है या हमारे अंदरूनी मूल्यों और रिश्तों पर? तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई महंगी चीज़ खरीदने का तीव्र मन हो या किसी और की शानदार जीवन शैली देखकर अपने मन में वैसी ही चाहत जागे, तो एक पल के लिए रुकें, जालपा और रामनाथ की कहानी को याद करें और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? या ये सिर्फ एक क्षणिक लालसा है, समाज का दबाव है जिसका अंजाम मुझे मुश्किल में डाल सकता है। शायद ये सवाल हमें कई गलतियों से बचा सकता है।